So, welcome guys. Today we are going to start with one of the next most important application of divide and conquer, that is the merge sort. And I think those who already uh, doing this algorithms and data structures know that this is one of the most famous algorithm that we have studied so far. तो बेसिकली मर्ज सॉर्ट की वर्किंग किस तरीके से होती है, कैसे मर्ज सॉर्ट इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो सब चीज़ें हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं. बिफोर गेटिंग इनटू इन डेप्थ डिस्कशन ऑफ कोड, सबसे पहले हम किस तरीके से यहाँ पर चलने वाले हैं मैं आपको वो क्लियर कर देती हूँ. तो इस सेशन का मेरा एजेंडा ये रहेगा कि मैं आपको क्लियर करूँ कि सबसे पहले तो मर्ज सॉर्ट वर्क कैसे करता है, कैसे रिकर्सिवली कॉल होता है, मर्ज प्रोसीजर कैसे फॉलो होता है. उसके बाद वन बाय वन वी विल सी द कोडिंग पार्ट ऑल्सो. ठीक है, सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन. सो सबसे पहले तो जैसा कि मैं बताती हूँ कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ना और उसे समझना बहुत ज़रूरी है. अगर हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गई है कि हमारा इनपुट क्या आने वाला है, कोड क्या एक्सपेक्ट कर रहा है यूज़र से इनपुट, और आउटपुट में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, देन इट विल बिकम रियली ईजी फॉर अस टू इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम. तो यहाँ पर हमारा जो इनपुट होता है दैट इज एन एरे ऑफ अनसॉर्टेड एलिमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको बताऊँ, तो suppose here I am having an array of suppose 4 elements, 1, 2, 3 and 4. Elements are like you can say 5, 1, 2 and 7, and the output that we are expecting from you कि आपका कोड जो रिटर्न करके दे वो कुछ इस तरीके से रिटर्न करके दे, like 1, 2, 5 and 7. This is something which we say the unsorted array, and because this array is in increasing order, that's why we will say this array as the sorted array. Now there are various algorithms which basically do this type of sorting. For example, there is a merge sort which is widely used. Then इससे भी बेटर एल्गोरिथम क्विक सॉर्ट. इसके अलावा वी विल डिस्कस इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट. सो सबका काम तो सेम ही है कि एरे को इस तरीके से हमें इनपुट दे रखा होगा. सब में यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी कि आपको इनपुट दे रखा है और आपको इस तरीके का आउटपुट जो है वो जनरेट करना है. बट हर sorting एल्गोरिथम की इम्प्लीमेंटेशन अलग है. When we talk about divide and conquer एल्गोरिथम, तो बेसिकली मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट डिवाइड एंड कॉन्कर के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं. तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम. After completing these two sorting algorithms, then we will discuss other sorting algorithms in future also. तो अभी के लिए जो मेरा टारगेट है या अभी के लिए जो हमारा टारगेट है वो डिस्कस करना है बेसिकली मर्ज सॉर्ट के बारे में. सो आई एम स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर बाय डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मर्ज सॉर्ट. तो अभी तक हमें ये क्लियर हो गया है कि मर्ज सॉर्ट के अंदर इनपुट क्या जाने वाला है और आउटपुट में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर जो हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ इसका अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो डिवाइड एंड कॉन्कर का इन डेप्थ कैसे मेथोडोलॉजी वर्क होती है वो क्लियर हो जाएगी. तो अगर इसके अलावा कोई और फ्यूचर में प्रॉब्लम आप देखते हो जो आपने नहीं पढ़ी है एप्लीकेशन, तो यू कैन ईजिली अप्रोच टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑल्सो अगर ये वीडियो क्लियर हो जाता है. तो आई थिंक मर्ज सॉर्ट
भी एक सेशन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट्स इटसेल्फ अ बिगर टॉपिक। और आई कैन से कि जिस तरीके से मैं करवाना चाह रही हूँ तो शायद मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है इसके अंदर, और इन डेप्थ अगर मुझे डिस्कशन करना है इसका, क्योंकि आई नो कि क्या एडवांटेज आगे मिलने वाला है अगर मैं इसको इन डेप्थ डिस्कस करती हूँ आप लोगों को इन टर्म्स ऑफ व्यू पॉइंट ऑफ द डिवाइड एंड कॉन्कर मैथडोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले मर्ज सॉर्ट जो होता है बेसिकली वो वर्क करता है मर्ज प्रोसीजर पर। इसमें एक मर्ज प्रोसीजर फॉलो होता है। वो मर्ज प्रोसीजर करता क्या है उसको अगर मैं बताऊं तो बेसिकली होता क्या है कि सपोज हमारे पास एक एरे एलिमेंट्स हैं, मेरे पास एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, वन टू थ्री 4 5 6 7 and 8। ठीक है, एलिमेंट्स आर लाइक मैं रेंडमली एलिमेंट्स चूज कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल एरे एलिमेंट्स मेरे पास हैं सपोज 50 20 70 90 19 87 15 10। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से इस एल्गोरिथम को समझना है। याद है मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या बोला था? जब हमने इंट्रोडक्शन की बात करी थी तो मैंने कहा था कि सबसे पहले हमें सोचना होता है, सबसे पहला स्टेप होता है स्मॉल प्रॉब्लम के बारे में सोचना। तो मुझे कोई बता सकता है कि इस पर्टिकुलर एरे के अंदर स्मॉल प्रॉब्लम हम किसे कंसीडर करें? इस पर्टिकुलर एरे के अंदर स्मॉल प्रॉब्लम मैं किसे कंसीडर करूं? ये सपोज 87 है। ठीक है, स्मॉल प्रॉब्लम में किसे कंसीडर करूं? अगर मेरे एरे के अंदर एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है दैट इटसेल्फ इज अ सॉर्टेड एलिमेंट, मतलब कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक ही एलिमेंट है एरे के अंदर, फॉर एग्जाम्पल 20, तो जब उसे सॉर्ट करोगे तो आंसर में क्या आएगा? रिटर्न में क्या आउटपुट आएगा? वेरी गुड, 20, बिकॉज सिंगल एलिमेंट इज इटसेल्फ अ सॉर्टेड एरे। तो आई विल कंसीडर दिस एज द स्मॉल प्रॉब्लम। तो मेरे लिए लार्ज प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 से बड़ी है, अगर एक है तो डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगा वो एरे एलिमेंट, और अगर उससे बड़ा है तो मैं उस पर्टिकुलर एरे को डिवाइड करना चाहूंगी। मतलब अगर मैं इसको क्लियर पिक्चर में आपको समझाऊं, ओहो इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं, दोबारा से एक बार एरे में बना देती हूँ और रेंडमली एलिमेंट्स भी असाइन कर देती हूँ। मुझसे गलती से पूरा डिलीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 and 7 and 8. So elements that we have chosen are suppose 50 20 70 19 27 10 89 and suppose we have choose 25. ठीक है, मैंने बिल्कुल रेंडम एलिमेंट्स उठाए हैं। तो मैंने क्या बोला, स्मॉलर प्रॉब्लम के बारे में मैंने इलस्ट्रेट कर दिया कि अगर सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है देन दैट वुड बी अ स्मॉल प्रॉब्लम। सपोज मेरी एरे का नाम जो है दैट इज ए, तो हाउ दिस विल बी गोना टू वर्क, नाउ सी दिस वेरी मच केयरफुली। एरे ए के अंदर स्टार्टिंग एलिमेंट इज 1 एंड एंडिंग एलिमेंट इज 8, है ना? इज दिस अ स्मॉल प्रॉब्लम और अ बिग प्रॉब्लम? अपने माइंड में सोचना है हमें। यस, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम because we have seen that small problem is the one in which array has only one single element. In that particular case we consider it as a small problem. Okay,
तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एरे को, ठीक है। तो ए डिवाइड कैसे करेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स इज 1, एंडिंग इंडेक्स इज 8, डिवाइडेड बाय 2. So this will become 9 divided by 2. We will take the anything you can take, like you can take the upper bound or lower bound, it's up to you. So I will take lower bound, suppose. So 1 to 4, and suppose I will take 5 to 8. Okay. After that again I will divide the array into two parts. Why? Because again starting index is 1, ending index is 4. It will again considered as a big problem, bigger array. So again this will be A1, 1 plus 4 is 5 divided by 2, suppose 2, and this will be 3, 4. Again focus on this. Is this a big problem or a small problem? Again this will be a big problem. Again divide the array, 2 plus 1 plus 2 divided by 2, which is 3 divided by 2. So that would be, क्योंकि मैं lower bound लेके चल रही हूँ, so that would be a of 1, 1. And this will be a of 2, 2. Again, if you will find this also, this will be a of 3, 3, and this will be a of 4, 4. Now, this part is sorted. I think ये recursive tree सबको clear हो रहा होगा. अब जब हम इस part पे जाएंगे तो again this will be a bigger problem. So we need to divide this particular array into two halves. Again 5 plus 8 divided by 2. So what is this? 13 divided by 2, which will be 6. So 5, 6, 7, 8. मुझे इस तरीके से डिवाइड करना है कि दोनों में evenly distribution हो elements का. तो उसके according I will divide the array. Again this is a big problem. Again I will do the division and I will get this thing. 6, 6, 7, 7, 8, 8. I think this particular tree structure that I have created now is clear to everyone. दोबारा से बता रही हूँ, दोबारा से ध्यान से देखना इसको कैसे बनाया हमने. We have seen the starting element, we have seen the ending element. That is passed to our function. Then it will check whether it's a large problem or a small problem. If it is a large problem, then it will again divide the array into two parts. And in this way, it will be like this until or unless we reach to a problem which is a small problem. And this is the problem that we considered it as a small problem. Okay, this is fine. Now after that, you will have to see like what this function will return. Obviously, this is a of 1, 1 means it will compose. इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही एलिमेंट है मेरे पास जिसका स्टार्टिंग इंडेक्स भी 1 है, एंडिंग इंडेक्स भी 1 है. मतलब कि सिर्फ सोचो सिर्फ ये वाला एलिमेंट आपके पास प्रेजेंट हो, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या वैल्यू रिटर्न होगी? यस, दिस फंक्शन विल रिटर्न 50. तो किस तरीके से फंक्शन कॉल हुआ पहले ये देखें. सबसे पहले हम यहाँ गए C1 फंक्शन कॉल किया, फिर हम यहाँ गए C2, फिर हम यहाँ गए C3, फिर हम यहाँ गए C4 और C4 ने रिटर्न कर दिया. फिर हम यहाँ गए C5, फिर हम यहाँ गए C6, यहाँ गए C7, यहाँ गए C8, फिर हम यहाँ गए C9, फिर हम यहाँ गए C10, C11, C12, फिर हम यहाँ गए C13, C14 and C15. This is how we call the function recursively. ठीक है. अब सॉल्यूशन अगर मैं देखूं तो सबसे पहले ये रिटर्न करेगा, फिर a of 2, 2 पे जाएंगे तो स्टार्टिंग इंडेक्स भी 2 है, एंडिंग इंडेक्स भी 2 है, मतलब सिंगल ये एलिमेंट कंपोज्ड है, तो ये रिटर्न करेगा 20.
नाउ इफ यू विल सी वेरी मच केयरफुली व्हाट दिस मर्ज प्रोसीजर विल डू, जिसकी मैं बात कर रही थी इनिशियली, ये मर्ज करेगा दो अलग अलग एरेज को आपस में कुछ इस तरीके से कि जो रिटर्निंग एरे होगी वो एक सॉर्टेड फॉर्म में होगी। इस तरीके से हम अपने एल्गोरिथम को डिजाइन करेंगे कि वो दो अलग अलग एरेज को के एलिमेंट्स को लेगा, मर्ज करेगा कुछ इस तरीके से कि फाइनल रिटर्न जो एरे होगी वो सॉर्टेड फॉर्म में होगी। मतलब कि ये दोनों एलिमेंट्स को लेगा। लेट मी डू चार्जिंग वंस ऑफ लैपटॉप। Okay, perfect. So what it will do, it will it will consider the element from the left hand side and the right hand side C and return the sorted subarray with the help of the merge procedure function. So this will return now 20,50. फिर हम ऊपर जाएंगे। अब ये क्या रिटर्न करेगा? इसको रिटर्न करने के लिए लेफ्ट साइड का भी चाहिए रिटर्न पार्ट और राइट साइड का भी चाहिए। क्या राइट साइड पे भी हमारे पास कुछ है? नहीं है, तो पहले राइट हैंड साइड वाला सॉल्व होगा। अब इस C6 को सॉल्व करने के लिए इसे C7 और C8 वाला हिस्सा चाहिए, वो भी नहीं है, तो ये C7 पे आएगा और C7 क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न 70 बिकॉज दिस इज अ स्मॉल प्रॉब्लम। इटसेल्फ एलिमेंट इज ऑलवेज अ सॉर्टेड एलिमेंट। फिर हम यहाँ आएंगे, ये क्या रिटर्न करेगा? 19 बिकॉज इट्स अगेन अ सिंगल एरे, सिंगल एलिमेंट। We will return itself. This is a small problem. उसके बाद C6 सॉल्व हो सकता है। C6 लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे देखेगा और फिर चेक करेगा कौन सा स्मॉलर और कौन सा लार्जर है, एंड दिस विल रिटर्न द एलिमेंट एज 19,70. Now we need to solve the C2 element. So अब C2 के पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी देखने के लिए है, राइट हैंड साइड के लिए देखने के लिए भी है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? दोनों एलिमेंट्स के एरे एलिमेंट्स को लेगा, मर्ज प्रोसीजर अप्लाई करेगा और सॉर्टेड एरे को रिटर्न करेगा। सो इन दैट पर्टिकुलर केस दिस विल रिटर्न 90, 20, 50 एंड 70। इस तरीके से हम अपना एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे। दिस इज समथिंग विच इज डन बाय अ मर्ज प्रोसीजर। डिवाइड वाला पार्ट रिकर्सिवली कॉल होगा, रिकर्जन वाला अलग से कोड लिखेंगे जिसमें मर्ज सॉर्ट का एक अलग से फंक्शन होगा, डिवाइड करता जाएगा जब तक कि हम स्मॉल प्रॉब्लम पे रीच ना हो जाए। स्मॉल प्रॉब्लम क्या है हमारे लिए? सिंगल एलिमेंट। अगर एरे में सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो उसी को रिटर्न करे, दैट इज इटसेल्फ अ स्मॉल प्रॉब्लम फॉर अस। क्लियर है? अब फिर से ये C1 के पास आया। C1 ने बोला कि ठीक है C2 का रिजल्ट तो है, लेकिन मुझे तो फाइनल आंसर देने के लिए C9 का रिजल्ट भी चाहिए। जैसे हम दो हाथों से काम कर सकते हैं, अगर एक हाथ हमसे छीन लिया जाए तो हम काम नहीं कर पाते, हमें दोनों हाथ चाहिए। C1 का एक हाथ C2 है, एक हाथ C9 है। C9 तो हमारे पास अभी आया ही नहीं, तो सबसे पहले C9 रिजॉल्व होगा। अब क्या होगा? C9 को C10 और C13 का पार्ट चाहिए क्योंकि उसके लेफ्ट राइट हैंड वो है। C10 के लिए को रिजॉल्व करने के लिए C11 और C12 का पार्ट चाहिए क्योंकि उसके लेफ्ट और राइट हैंड वो है। तो अब हम अगर C11 पे जाएं तो C11 इज इंडिपेंडेंट, उसका कोई लेफ्ट और राइट हैंड नहीं है, वो इटसेल्फ रिटर्न करेगा, दैट इज स्टार्टिंग इंडेक्स 5 है, एंडिंग इंडेक्स भी 5 है, इट विल रिटर्न 27 एंड दिस पर्टिकुलर C12 विल रिटर्न द वैल्यू 10. Now again this will check and will return sorted array which is 10,27. ठीक है? अगेन यहाँ पर C14 में कॉल जाएगी तो यहाँ पे रिटर्न होगा 89, यहाँ पे होगा 25, इस वजह से ये ऊपर जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी 25,89. हो सकता है कि पहली बार ये वीडियो सुनते हुए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, बट have some patience. At the end of this particular session everything will become clear, or at the end of merge sort algorithm I am very much sure that जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी पिछली वीडियो सुन के डिवाइड एंड कॉन्कर के बेसिस पे कुछ भी डाउट रहा होगा दैट विल बी रिजॉल्व। तो बहुत कॉन्शियसली और बहुत ज़्यादा फोकस के साथ इस वीडियो को सुनना, ठीक है? और एक बात बता दूं कि सबसे मुश्किल जो स्टूडेंट्स को लगता है वो यही पार्ट लगता है। अगर आपको ये वाला पार्ट इजी लग रहा है तो देयर इज समथिंग डिफरेंट,
यू आर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर गाइज, ओके। तो इस तरीके से हमें इस कंटेंट को मैंने प्रिपेयर किया है। कुछ भी वीडियो आने से पहले खुद मैं इन डिटेल स्टडी करती हूँ, हर जगह से कंटेंट प्रिपेयर करती हूँ और फिर जाके ये कंटेंट आपके पास आता है। तो मैंने कुछ इस तरीके से ही करा है कि किसी को भी कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लगना चाहिए। जितना हवाएं हम सुनते हैं कि दैट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट, मर्ज सॉर्ट इज़ डिफ़िकल्ट, क्विक सॉर्ट इज़ डिफ़िकल्ट, आफ्टर डूइंग दिस वीडियो अगर आपने अच्छे से सुना है तो आई एम 100% श्योर, नॉट इवन 99.99%, आई एम 100% श्योर कि हर किसी को क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना, और अगर फिर भी क्लियर नहीं होता तो दोबारा से एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखना, क्योंकि जो पहली बार ये चीज़ें सुन रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, मैं खुद कह रही हूँ। बट दोबारा सुनने के बाद कोई गुंजाइश नहीं है कि समझ में ना आए, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम ऊपर जाएंगे तो दोबारा से यहाँ पर जो एलिमेंट आने वाला है दैट वुड बी 10, 25, 27 एंड 89, ठीक है। नाउ C1 के पास लेफ्ट हैंड भी प्रिपेयर्ड है, राइट हैंड भी प्रिपेयर्ड है। अब वो रिजल्ट दे सकता है। अब वो एक सॉर्टेड रिजल्ट देगा, सॉर्टेड एरे देगा, जो कि अनसॉर्टेड थी। मैं ऊपर वाली एरे को हटा देती हूँ अब, ताकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस हो जाए। तो अब जो फाइनल रिजल्ट मेरे पास आने वाला है, जो कि मुझे C1 देगा, वो क्या देगा? दैट विल बी 10, वो इसको देखेगा और इसको देखेगा और मर्ज प्रोसीजर अप्लाई होगा और फाइनली सॉर्टेड एरे आएगी। 10 ओके, 19 ओके, 20 ओके, 25, 27, then I think 50, 70 and 89. This is first 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These are the indexes of an array. So this is the array which is sorted and returned by our function. I think this part will be clear to everyone कि किस तरीके से रिटर्न हो रहा है। तो किस तरीके से हमने रिकर्सिवली कॉल किया, किस तरीके से मैंने ट्री स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया और कैसे वर्क हुआ। आई थिंक दैट पार्ट विल बी क्लियर टू एवरीवन। ओके, let me remove this because now it's something which is clear to us. Okay, तो हमारे पास एक ट्री बना था। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके अगर मैं बात करूं, ये तो मैंने एक बड़ा एग्जाम्पल जानबूझ के लिया ताकि आपको थोड़ा कंटेंट क्लियर हो सके। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बात करूं तो चल क्या रहा था कि सपोज मेरे पास एरे है जिसका स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है, एंडिंग इंडेक्स 4 है। तो हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, 1,2, 3,4 and then 1,1, 2,2, 3,3 and 4,4. Now can anyone tell me how we are calling the function? Basically, first function that is called is this. फिर हम देखते हैं कि प्रॉब्लम स्मॉल है कि बिग है। हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम बिग है, तो फिर हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। फिर से हम चेक करते हैं कि प्रॉब्लम स्मॉल है कि बिग है। हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम बिग है, फिर से हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लम तो स्मॉल है तो ये रिटर्न कर जाएगी, तो ये रिजॉल्व हो जाती है। तो मतलब कि अगर मैं यहाँ पर एक स्टैक ट्रेस बनाऊं, स्टैक में हम फंक्शन कॉल्स को लिखते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो डेटा स्ट्रक्चर। तो अगर हम स्टैक बना के मैं देखूं तो सबसे पहले मेरा C1 फंक्शन कॉल हुआ, फिर उसके बाद C2 फंक्शन कॉल हुआ,
फिर उसके बाद C3 फंक्शन कॉल हुआ। C3 ने वैल्यू रिटर्न कर दी क्योंकि दिस इज अ स्मॉल प्रॉब्लम और ये फंक्शन वहीं पे खत्म हो जाता है। फिर ये C3 दोबारा से ऊपर जाता है। बहुत ध्यान से देखना कि किस तरीके ये चीज़ें पता होनी इन डेप्थ ज़रूरी है कि किस तरीके से फंक्शन कॉलिंग चल रही है, इसीलिए मैं स्टैक में भी साथ साथ करके दिखा रही हूँ कि कैसे फंक्शंस जा रहे हैं। अब C3 ने रिटर्न कर दिया, C3 ने रिटर्न कर दिया क्योंकि ये तो हम अपना देख रहे हैं, हमारे माइंड में हमें चीज़ें पता है, लेकिन कंप्यूटर को जब तक हम बताएंगे नहीं या कहीं स्टोर नहीं करेंगे मेमोरी में, तो उसे क्या पता कि कौन सा फंक्शन कब कॉल करना है। दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ स्टैक। हम यहाँ पर अपने फंक्शन जो कॉल कर रहे हैं रिकर्सिवली वो यहाँ स्टोर कर रहे हैं। अब जैसे ही C3 ने रिटर्न कर दिया तो वो अपने आप C2 के पास आएगा, C2 फंक्शन के पास आएगा। जब वो C2 फंक्शन के पास आया तो C2 ने बोला कि मुझे तो कोई आउटपुट जनरेट करने के लिए ये वाला राइट हैंड साइड भी सॉल्व चाहिए। तो फिर हमने यहाँ पे C4 फंक्शन को कॉल किया, तो मतलब कि C3 रिटर्न हो गया और यहीं पे C4 फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा है। अब C4 ने भी रिटर्न कर दिया बिकॉज इट्स इटसेल्फ अ स्मॉल प्रॉब्लम, तो C4 ने भी रिटर्न कर दिया और अब C2 के पास आया। तो C2 के पास लेफ्ट हैंड साइड का भी सॉल्यूशन था, राइट हैंड साइड का भी सॉल्यूशन था, तो C2 ने सॉल्यूशन दे दिया। C2 भी रिटर्न कर दिया, C2 ने सॉल्यूशन दे दिया। अब जब हम C1 के पास पहुंचे तो C1 ने बोला C2 तो ठीक है, मेरे पास सॉल्यूशन है लेफ्ट हैंड साइड का, लेकिन काम तो दोनों हाथों से होता है, तो मुझे राइट हैंड साइड का भी सॉल्यूशन दो। तो वो गया और C5 फंक्शन को कॉल किया, इस एरे को कॉल किया। तो मतलब कि C2 तो मेरा हो गया था, लेकिन अब C5 फंक्शन कॉल हुआ है ना। जब ये रिटर्न हो गया तो यहीं पे ही कॉल होगा क्योंकि ये एम्प्टी हो चुका है, C5 फंक्शन कॉल हुआ। अब जब C5 के पास गए तो C5 ने बोला मैं तो दोनों हाथों में कुछ है ही नहीं, पहले वो तो रिटर्न करो तभी तो मैं बता पाऊंगा आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे कॉल हुआ C6 का, यहाँ पे कॉल हुआ C6 का। अब क्या हुआ, C6 अगेन अ स्मॉल सॉल्यूशन और स्मॉल प्रॉब्लम, डायरेक्ट सॉल्यूशन रिटर्न कर गया, डायरेक्ट सॉल्यूशन रिटर्न कर गया। ठीक है, ओके। देन वी विल गो टू C5 वंस अगेन, क्योंकि C5 आया टॉप पे, जो टॉप पे होगा वो फिर से स्टैक में हमने बना रखा है ताकि हम भूल सकते हैं, लेकिन स्टैक में डालने के बाद कंप्यूटर तो नहीं भूलेगा। अब C5 के पास वो फिर से गया, जब वो C5 के पास गया तो C5 ने बोला C6 तो ठीक है, लेकिन मुझे तो राइट हैंड साइड का भी तो सोल्यूशन चाहिए, जब तक मुझे दोनों सोल्यूशन नहीं मिलेंगे तो मैं फाइनल जजमेंट कैसे दूं, फाइनल एरे कैसे जनरेट करके दूं। तो ठीक है, फिर हम गए C7 के पास। C7 के पास जब हम गए तो C7 ने भी आउटपुट जनरेट करके दे दिया क्योंकि इट्स अ स्मॉल प्रॉब्लम, जनरेट करके दे दिया। फिर हम गए C5 के पास फिर से। अब C5 के पास C6 का भी सॉल्यूशन रिटर्न था और C7 का भी, तो इसने भी रिटर्न करके दे दिया। और फाइनली फिर हम गए C1 के पास, क्योंकि अब C1 का लेफ्ट हैंड साइड C2 भी मेरे पास था और C5 भी मेरे पास था, तो इसने मुझे फाइनल सॉर्टेड एरे रिटर्न करके दे दी। अब एक बात सोचो, एक बात तुमने शायद ऑब्जर्व करी या नहीं मुझे नहीं पता, बट करने वाली बात थी, ऑब्जर्वेशन थी। क्या, जब ये लेवल 1 पे था या लेवल 0 बोल लो, तो यहाँ पर C1 1 था, फिर ये दूसरे लेवल पे आए C2 C5 सेम लेवल पे आए, C3 C4 C6 C7 सेम लेवल पे हैं। तो इट मीन्स स्टैक के अंदर फंक्शन कॉल्स के लेवल जैसा आप ट्री में देख रहे हो वैसे ही देखने को मिलेंगे। सी, इट्स वेरी सेम। First is C1 only, second is C2, C5, and then C3, C4, C6 and C7. This is what we have prepared in a recursive tree also. I think now this problem is really clear to everyone. एक clear picture सबको मिल चुकी है किस तरीके से काम चल रहा है। Okay? Okay. Until now everything is fine for us, so let me put down in a paper also. So what we have did so far is we have taken an array elements like 50, 12, 23, 14,
89, 90. Having an array index as 1, सपोज 2, मैं 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, बट बाय डिफॉल्ट 0 से होता. ओके, 27. So how we supposed to do? We have taken an array A starting index 1, ending index 7. Now I divide the array into two parts because we consider one as a small problem. तो इस प्रॉब्लम की शुरुआत हमने कैसे की? ये थिंक करके कि स्मॉल प्रॉब्लम क्या होगी. हमने सोचा कि स्मॉल प्रॉब्लम क्या होगी. If an array contains only single element in an array, then it is itself a sorted array, and that we consider as the small problem. एक तरीके से आपका रिवीजन हो रहा है जो मैंने बताया उसका, है ना. दोबारा से एक बार ध्यान से देखेंगे ताकि चीज़ों को भूले ना क्या पढ़ा हमने. सो अब हमने देख लिया कि बिकॉज इट्स अ लार्ज प्रॉब्लम, बिगर प्रॉब्लम है तो हमें डिवाइड करना होगा. सो वी डिवाइड द एरे. 1 + 7 divided by 2 is 8 divided by 2 is 4. 1, 4, and here we are having A of 5, 7. Again we divide this array into two parts because again it's a bigger problem. 1, 1 + 4 divided by 2 is 5 divided by 2, 2, and 3, 4. Again this will be, I don't know whether I will make the clear picture, but I'll try my level best. 5, 6, because 5 + 7 is 12 divided by 2 is 6, and this will be A of 7, 7. शायद व्हाइट बोर्ड का कंटेंट देखने के बाद प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी. अगेन दिस इज A of 1, 2 is again a bigger problem. I divide this problem by 2 halves. Again this is also a bigger problem. Divide this problem into 2 halves. Again okay, ठीक है. तो ये हमने 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया. सिमिलरली यहाँ पर भी 2 हाफ्स में डिवाइड करेंगे. 5, 5 and A of 6, 6 and A of 7, 7. तो it's itself a small problem, तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. तो इस तरीके से हमने रिकर्सिव ट्री बनाया. और उसके बाद किस तरीके से फंक्शन कॉल हो रहा है वो भी हमने देखा कि जैसे सबसे पहले दिस C1 फंक्शन कॉल विल बी देयर. सो ये फंक्शन कॉल हुआ. फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे इस पे आए. हमने देखा इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें. तो दिस इज C2. इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हमें ये चाहिए था. दिस इज C3. इसका सोल्यूशन निकालने के लिए मुझे ये चाहिए था. दिस इज C4. इसका सोल्यूशन निकालने के लिए अब ये C3 पे दोबारा गए. स्टैक ट्रेस पे हमने देखा और फिर हमें इसकी रिक्वायरमेंट हुई. तो दिस इज C5, है ना. तो इस तरीके से वी कॉल द फंक्शन. फिर उसके बाद C3 रिटर्न किया. C2 के पास पहुंचा तो C2 ने बोला कि मुझे राइट हैंड साइड का भी सोल्यूशन चाहिए. तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे C6 कॉल हुआ.
C6 कॉल होने के बाद इसको रिटर्न करने के लिए मुझे इसको बनाना पड़ा C7. आफ्टर दैट हियर C8. After that this will return and then we will reach to this particular part. C9. ये सब बताने का एक रीज़न है मेरे पास जो कि अभी मैं आपको बताऊंगी. C10. आफ्टर दैट मुझे लगता है वाइट बोर्ड का कंटेंट समझ आ गया है सबको, तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको लिख देती हूँ. C11. आफ्टर दैट हम यहाँ पहुँचे एंड हियर दिस वुड बी C12 and finally C13. Great. So this is how we are able to do our manipulations. और recursive tree हमने create किया. तो हमने क्या देखा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो दैट फंक्शन कॉलिंग इज डन इन प्री ऑर्डर फॉर्म, एंड जब फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है दैट इज डन इन द फॉर्म ऑफ अ पोस्ट ऑर्डर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि जिनको ट्रीज के बारे में नॉलेज नहीं है वो अभी इस पार्ट को नहीं समझ पाए, लेकिन जिनको आइडिया है वो इस चीज को शायद समझ चुके हैं. ओके, कैसे और ये प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर क्या होता है इसके बारे में आई विल डिस्कस लेटर ऑन. जब हम ट्रीज का डिस्कशन करेंगे फिर से इस पॉइंट को लेके आऊंगी मैं, बट स्टिल एक आइडिया देने के लिए कि सपोज अगर मेरे पास एक ट्री है A B C D E F एंड G. जब हम प्री ऑर्डर बोलते हैं तो प्री ऑर्डर इसको एक्चुअली में बोलते हैं हम रूट नोड. इसको किस नाम से बोलते हैं? रूट नोड. तो प्री ऑर्डर कहता है कि सबसे पहले रूट नोड प्रिंट होगी किसी भी ट्री की, उसके बाद तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है, उसे सॉल्व करना है उसी मैकेनिज्म से, फिर राइट हैंड साइड पे जाना है. तो फर्स्टली रूट, देन लेफ्ट रिकर्सिव कॉल एंड देन राइट रिकर्सिव कॉल. तो उसके अकॉर्डिंग जब A आफ्टर दैट ये लेफ्ट ट्री के अंदर भी ऐसा ही होगा, पहले रूट फिर लेफ्ट D है, राइट E है. सिमिलरली राइट में C F G. तो कुछ इस तरीके का ऑर्डर होता है प्री ऑर्डर का. और रिकर्सिव ट्री के अंदर जो हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जो आगे वाले आने वाले एप्लीकेशंस में करेंगे, तो यू विल सी व्हेनेवर द फंक्शन विल बी कॉल्ड इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अ प्री ऑर्डर फॉर्म. ठीक है, हम ये जो रिकर्शन ऑफ ट्रीज का वाला पार्ट है, जब ट्रीज डेटा स्ट्रक्चर में आएंगे, घुसेंगे, तो उस टाइम पे इन डेप्थ इन डिटेल इसका कोड के साथ में डिस्कशन करेंगे कि कैसे वर्क होता है, कैसे रिकर्सिवली कॉल होता है. बट अभी के लिए जस्ट टू गिव सम इनसाइट्स ऑफ फॉर दोज पीपल हु डजंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, मैंने आपको बता दिया. तो ऐसा कुछ वहां पर होता है. अच्छा, और पोस्ट ऑर्डर में क्या रहता है? पोस्ट ऑर्डर में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है कि पहले लेफ्ट फिर राइट सॉल्व होगा और फिर रूट. इस तरीके का ऑर्डर है. तो अगर आप देखो जो अभी हमने रिकर्सिव ट्री सॉल्व किया उसमें भी हम यही कर रहे थे कि पहले लेफ्ट वाला हिस्सा सॉल्व हो रहा था, फिर राइट वाला हिस्सा सॉल्व हो रहा था और फिर रूट वाला हिस्सा सॉल्व हो रहा था. लाइक द आउटपुट ऑफ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ प्री ऑर्डर, you can say. But when I talk about post order, that the output will be D, E, B, F, C, G and E. So this is the format of a post order, just to give you some insight. But अभी हम इसके बारे में in detail discussion नहीं कर रहे हैं. मैंने ये point इसलिए रखा ताकि एक माइंड में चीज़ रहे कि हाँ ऐसा हो रहा है कि जब फंक्शन कॉलिंग हो रही है तो प्री ऑर्डर फॉर्म में होती है
और जो फंक्शन एग्जीक्यूशन होता है रिकर्सिव ट्री का तो पोस्ट ऑर्डर की फॉर्म में होता है, ठीक है। और प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, मैंने एक ब्रीफ आइडिया दे दिया है कि प्री ऑर्डर के अंदर ट्री में इस तरीके से कॉलिंग चलती है और इस तरीके से कॉल होता है, और पोस्ट ऑर्डर में कुछ इस तरीके से होता है। इन डिटेल विद कोड वी विल डिस्कस व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द ट्री एज अ डेटा स्ट्रक्चर। Okay, I hope until now everything will be clear to everyone. Okay, now I want to talk about some sort of discussion regarding the merge procedure. Merge procedure कहाँ काम आया? You remember जब मैंने आपको बोला कि यहाँ पर रिटर्न होगा स्मॉल प्रॉब्लम है तो 50, यहाँ पे रिटर्न होगा स्मॉल प्रॉब्लम है तो 12, लेकिन जब a of 1,2 में जाएगा तो ये रिटर्न क्या करेगा 12, ये रिटर्न क्या करेगा, या रिटर्न करेगा a of 1,2 में 12, 50. दिस विल बी रिटर्न बाय फंक्शन C3, है ना। तो ये चीज कैसे हो रही है, ये चीज C3 कैसे रिटर्न कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ अ मर्ज प्रोसीजर। मर्ज प्रोसीजर क्या कर रहा है, एक सॉर्टेड फॉर्म में दो अलग अलग सब एरे से वैल्यू ले रहा है और एक सॉर्टेड फॉर्म में मुझे रिटर्न कर रहा है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर C6 के लिए C7 में फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे 23 आया और यहाँ पर 14 आया, तो C6 ने क्या रिटर्न किया, C6 ने रिटर्न किया एलिमेंट एज 14, 23। सिमिलरली फिर यहां पर C2 ने क्या रिटर्न किया, C2 ने रिटर्न किया सॉर्टेड फॉर्म में 12, 14, 23, 50। ग्रेट। जब हम यहां पर आए तो यहाँ पर हमारे पास A55 में 89 क्योंकि इट्स अ स्मॉल प्रॉब्लम एंड A66 इज 90, तो C10 क्या रिटर्न करेगा, C10 रिटर्न करेगा 89, 90। जब यहाँ पर गए तो इट्स इटसेल्फ अ स्मॉल प्रॉब्लम, सो दिस विल रिटर्न डायरेक्टली 27, है ना। This itself returned directly value 27. So finally, this function called C13, what it will return? It will return a single element which is 27. Now when it will go to C9, what C9 will return? C9 will return, now everyone knows I think what it will return, 89 and 90. And finally when it will go to C1, so what C1 will return? Compare the elements of C2 and C9, a left subarray and right subarray, and it will return 12, 14, then 23, then 27, then 50, then 89, and then 90. I think I haven't missed any element. We are having 8 elements, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, means we have missed something. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, we are having elements from 1 to 7 only. Okay, we are having only 7 elements. Okay, fine. So this is the final sorted array that we want. तो अब ये जो array sorted form में आ रही है, बेसिकली ये merge procedure algorithm से आ रही है। अब merge procedure के अंदर एक्चुअली किस तरीके का काम चलता है या किस तरीके की कॉलिंग होती है, मुझे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है। लेट्स अज्यूम, बेसिकली मुझे यहाँ पर पहले तो डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से वर्कफ्लो होता है और उसके बाद डिस्कस करते हैं कि वी विल डिस्कस अबाउट द worst case number of comparisons in merge procedure, and after that we will discuss about the best case number of comparison in
merge procedure. Firstly, we will see how it works, then we will discuss these two things. And I think after that we should discuss about the overall time complexity of this merge procedure. Okay, I think this will be fine. So what I will do, I think this video session is enough in order to understand this particular part or this particular concept, that how I am calling the function, after that how I am executing the function, and how I am able to get that particular sorted array. इतना कंटेंट अभी के लिए रखते हैं इस वीडियो में, इस सेशन में, इस पर्टिकुलर सेशन में. अगला सेशन जब मैं स्टार्ट करूंगी तो उस पर्टिकुलर सेशन में इन डिटेल मर्ज प्रोसीजर कैसे काम कर रहा है, कैसे वो यहाँ पर C3 पे ये वाली वैल्यू आ रही है सॉर्टेड फॉर्म में, C6 में ये, C10 में ये, तो मर्ज प्रोसीजर सही रहा है, बट कैसे आ रहा है, और मर्ज प्रोसीजर जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, या वर्स्ट केस और बेस्ट केस सिनेरियो क्या बन सकते हैं. तो उन सब के बारे में वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन. And after that I will discuss about the merge sort algorithm. This is the last step that I will discuss. So see, there are many parts of merge sort which are still left, so stay tuned, and I think you all are enjoying this particular sessions that basically यहाँ पर ही algorithms का जो main part है वो start हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है, और क्लैरिटी भी सबकी बढ़ रही होगी कि किस तरीके से अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा था कि डिवाइड एंड कॉन्कर थियोरेटिकली क्या होता है, बट एक्चुअली अब हम इम्प्लीमेंटेशंस देख रहे हैं तो हमारे माइंड में फिगर बन रही है कि किस तरीके से चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, किस तरह से हम एल्गोरिथम्स को अप्लाई कर पा रहे हैं, और इसीलिए मज़ा भी आ रहा होगा सबको. So with this I will end this particular session. I hope you will like this particular session, and thank you so much for everyone. Thank you guys.